So discussing the composition of urine. यूरिन 95% नियरली वाटर पर मुश्तमिल है और इसमें 2% यूरिया है। सो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है, 1 या लेस देन 1% अमोनिया मौजूद है, बाकी 1% सॉल्ट्स, आइंस, मिससेलेनियस चीज़ें हो सकती है यूरिन के अंदर। यूरिन की कॉम्पोजिशन है। और डेली यूरिन आउटपुट कितना है? डेली यूरिन आउटपुट, it depends upon the individual and his condition of or state of hydration. So 0.6 to 2.5 लीटर पर डे, ये डेली यूरिन का नॉर्मल आउटपुट है। 50 to 60 सीसी यानी क्यूबिक मिली सेंटीमीटर, 50 to 60 सीसी पर आवर यूरिन बनना, ये नॉर्मल किडनी फंक्शन है। अगर लेस देन 30 सीसी यूरिन बन रहा है तो इट मीन्स किडनीज प्रॉपरली यूरिन नहीं बना सक रहे हैं। दिस शोज किडनी फेलियर। सो 50 to 60 सीसी पर आवर यूरिन बनना, इट इज नॉर्मल किडनी फंक्शन। लेस देन 30 सीसी यूरिन बनना, दिस इज रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। तो डेली आउटपुट 0.6 से 2.5 लीटर पर डे है। हर एक घंटे में 50 to 60 सीसी, सीसी मीन्स ml, सीसी मीन्स ml, क्यूबिक सेंटीमीटर और ml सेम है, ठीक है। तो 50 to 60 ml पर आवर यूरिन बनना नॉर्मल है, लेस देन 30 ml बनना ये किडनी फेलियर को शो करता है। हमारे किडनी में और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये होम्योस्टेसिस को कंट्रीब्यूट करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। व्हाट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम? स्किन और स्किन के ऊपर लगे जो भी अपेंडेजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनके सिस्टम को इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। स्किन के ऊपर क्या स्ट्रक्चर्स लगे हैं? नेल्स, हेयर, ये सारे के सारे स्किन के ऊपर लगे हैं। तो सिस्टम consisting of skin, hair and nails, इसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। नाउ हाउ डज किडनी फंक्शन इन कोलैबोरेशन विद इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम? किडनी का रोल ये है। नंबर 1, स्किन से हम वाटर लूज करते हैं, स्किन से हम सॉल्ट्स लूज करते हैं। किस फॉर्म में? पसीने की फॉर्म में। किडनी उसको कैसे कंपनसेट करता है? किडनी वाटर और सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करता है, वाटर और सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करता है। हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था अभी कि नेफ्रॉन में मैक्सिमम वाटर, मोर देन 99% वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से किडनी स्किन के लॉस को कंपनसेट कर रहा है। सेकंड, सनलाइट से हमें विटामिन मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है सनलाइट से? हमें सन की लाइट से मिलता है विटामिन डी, और ये एब्जॉर्ब होता है थ्रू स्किन। सो विटामिन डी सन से थ्रू स्किन एब्जॉर्ब करते हैं, मगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो विटामिन डी इनएक्टिव होता है। किडनी एक्टिवेट्स विटामिन डी, तो जो विटामिन डी स्किन एब्जॉर्ब कर रहा है इनएक्टिव फॉर्म में, किडनी उसको एक्टिवेट कर रहा है।
और फिर आगे विटामिन डी क्या रोल प्ले करेगा, आज ही के इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ इट प्लेज रोल इन रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल। सो लिहाजा जो स्किन वाटर और सॉल्ट्स लूज कर रहा है पसीने के फॉर्म में, किडनी उनको रीएब्सॉर्ब कर रहा है। जो विटामिन डी स्किन इनएक्टिव फॉर्म में बना रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, किडनी उसको एक्टिवेट करता है। सेकंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम ऑफ हार्ट, blood and blood vessels. What is circulatory system? System of heart, blood and blood vessels. अब इसके साथ एसोसिएशन में किडनी कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। इट इज हार्ट। हार्ट से जो ब्लड किडनी की तरफ आता है, सारा का सारा ब्लड फिल्टर होता है। सो हार्ट सेंड्स ब्लड टू किडनी। किडनी इज द फिल्टर फॉर ब्लड। जो ब्लड किडनी की तरफ आ रहा है वो ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर्स ब्लड। कैसे फिल्टर कर रहा है? ब्लड से सारा का सारा वेस्ट एक्सट्रैक्ट करके यूरिन में भेज रहा है, एक्स्ट्रा पानी निकाल करके यूरिन में भेज रहा है। अगर किडनी यूरिन न बनाए, आप पानी पीते जाए तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। और जितना एक्स्ट्रा पानी होगा किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में निकाल देगा। इस तरह के ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने ये नहीं देता। ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो ब्लड प्रेशर भी ये मेंटेन कर रहा है इनडायरेक्टली। सो किडनी मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, किडनी के अंदर ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन ये एक हार्मोन है जो किडनी से प्रोड्यूस हो रहा है। ये हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स, इट प्रोड्यूसेस आरबीसीज। तो जो आरबीसीज है इनको प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन किडनी से सेक्रीट हो रहा है। तो इस तरह भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, सिस्टम ऑफ बोन्स। How does kidney play a role? See, kidney, we just discussed, it activates vitamin D. Kidney activates vitamin D. जो एक्टिव विटामिन डी है, it maintains blood calcium level and it then helps in the absorption of calcium into bones. बोन सारा का सारा कैल्शियम है, ठीक है। तो बोन से की स्ट्रेंथ कैल्शियम से बढ़ती है। कैल्शियम का लेवल ब्लड में मेंटेन होता है विटामिन डी से। मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल। कराची जैसे शहर में जब अपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, अपार्टमेंट्स में सनलाइट बहुत कम पहुंचती है कुछ एरियाज़ में, तो जो एजिड लोग हैं जो अपार्टमेंट के अंदर सारा दिन रहते हैं, बाहर धूप में नहीं निकलते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। जब विटामिन डी कम होगा तो उनमें कैल्शियम की कमी होगी, उनके बोन्स वीक होंगे, बोन में दर्द होगा। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम विटामिन डी या कैल्शियम के टेबलेट्स देते हैं। मस्कुलर सिस्टम, हाउ किडनी हेल्प्स मस्कुलर सिस्टम।
मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए जो आइंस चाहिए किडनी उनको रीअब्जॉर्ब करता है, किडनी उनका बैलेंस मेंटेन रखता है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, इनको किडनी रीअब्जॉर्ब करता है। ये मसल में आकर मसल की कंट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। और यही आयंस जो है एक और रोल किस तरह प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम में, कि नर्वस सिस्टम के लिए ये डायग्राम दोबारा देखें। ये जो आयंस किडनी रीअब्जॉर्ब कर रहा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, यही आयंस एक न्यूरॉन के नर्व इम्पल्स कंडक्शन में काम आते हैं। सीरियस न्यूरॉन, यहाँ पर नर्व इम्पल्स यानी मैसेज को ले जाने में इनका रोल है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ये पॉइंट आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन ही में क्लियर होगा। तो किडनी जो आयंस रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लड का हिस्सा बना रहा है, वही आयंस मसल की कंट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के लिए चाहिए। लास्ट, एंडोक्राइन सिस्टम, kidney produces a hormone and helps in the transport of hormones. Kidney maintains normal transport of hormones. किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं? हम जो भी फूड खाते हैं उनके अंदर स्टोन को बनाने के सोर्सेज हैं, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटो वगैरह में ऑक्जेलेट्स ज़्यादा हैं। तो किडनी के अंदर 3 तरह के स्टोन्स बनते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट, 70% स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट, 15% स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। गोश्त आप ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा उससे बनता है, यूरिक एसिड जाकर स्टोन बना सकता है किडनी में। 10% स्टोन्स यूरिक एसिड से बनते हैं। जो किडनी स्टोन्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं आमतौर पर शेप में। कुछ स्मूथ शेप के होते हैं, कुछ जैगेड होते हैं। जैगेड मीन्स रफ। ये देखिए आपको डायग्राम में जैगेड दिखाई दे रहा होगा। स्मूथ का सरफेस स्मूथ है, जैगेड का सरफेस खुरदरा है, रफ है। कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो कि स्टैगहोर्न स्टोन कहलाते हैं। इन्हें स्टैगहोर्न स्टोन इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल 12 सिंगे के सींग की तरह होते हैं। स्टैग 12 सिंगे को कहते हैं, तो उसके सींग की तरह इसकी ऑलमोस्ट शेप होती है। इन्हें स्टैगहोर्न स्टोन कहते हैं। ये स्टैगहोर्न स्टोन्स हमें एक्सरे पर दिखाई देते हैं। अब किसी पेशेंट के जब एक्सरे लेते हैं तो उसमें देखिए आपको उसके एक्सरे में, सीटी स्कैन वगैरह में इस तरह स्टैगहोर्न स्टोन दिखाई देता है। और इसको फिर हम या तो लेज़र के ज़रिए या फिर ऑपरेट करके रिमूव करते हैं। फर्दर स्टोन्स देखिए, these are kidney stones। ये स्टोन्स जाकर रीनल पेल्विस में जमा हो सकते हैं, वहाँ से स्लिप होकर यूरेटर में आकर ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, यूरिन का फ्लो ब्लॉक कर सकते हैं। और जब किडनी स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उस वक्त आपको शदीद बैक एक होगा, जो कि एब्डोमेन में भी आ सकता है। उस वक्त आपको नोजिया, वोमिटिंग होती है, ऐसा पेन होता है जो पूरी लाइफ आपको याद रहे। बहुत स्वेयर पेन जो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता किसी पेन किलर इंजेक्शन वगैरह को। So kidney stones can cause urine obstruction and swear pain along with nausea, vomiting, etc. Once stone is always a stone। अगर आपका एक बार स्टोन बने तो फिर वो स्टोन्स बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो हम बेहतर इलाज ये बताते हैं कि जब भी स्टोन निकले यूरिन में उसकी बायोप्सी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि स्टोन किस चीज़ का है। कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है। तो जो भी स्टोन होगा फिर हम वही खुराक
जो है उसमें एहतियात बताते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम स्टोन की अकरेंस कम से कम हो। स्टोन रिमूव करने का एक तरीका है लेजर, अगला है ओपन सर्जरी। लेजर को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। लेट्स सी इफ वी हैव दिस वीडियो ऑफ लेजर। You have been diagnosed with a kidney stone. There are several different treatment options for a kidney stone, including non-surgical and surgical treatments. Your doctor will work with you to choose the best option. You should consider the benefits and risks that matter most when making your decision. Observation is a non-surgical approach in which we allow the stone to pass on its own. The smaller the stone, the better the chance that it will pass. The benefit of observation is that you avoid having surgery. The risks of observation are that the stone could grow or move, or it could cause a blockage, which may be painful and on rare occasions could lead to kidney damage. The chance that the stone will grow or move is 70% over 4 years. If the kidney stone passes without treatment, you may have a certain amount of pain and discomfort. This can be reduced with medication. You may also have nausea, vomiting, and have blood in your urine. If you are currently symptom-free, the chance of developing symptoms is 1 in 10, or about 10% per year. If the kidney stone does not pass and symptoms develop or worsen, your doctor will recommend surgery. The surgical options for the treatment of kidney stones are shockwave lithotripsy, ureteroscopy, and percutaneous nephrolithotomy. Your doctor will discuss these options with you. Shockwave lithotripsy is a surgical procedure in which high-energy shock waves are transmitted through water and directed at the kidney to break the stone into smaller pieces. This makes it easier to pass them through the urinary tract. Shockwave lithotripsy is an outpatient surgery, and you'll go home the same day. For this procedure, you'll have general anesthesia, which means you will be asleep during the surgery. If you are on blood thinners, you must be able to stop taking them before this procedure. After the procedure, you may have discomfort, flank pain, bruising, nausea and vomiting, and blood in your urine. You may also pass stone fragments for several weeks. The benefits of shockwave lithotripsy are that there is no incision and the risk is low. The success rate of this therapy depends on several factors, including the size and hardness of the stone and the patient's body type. Your doctor can provide you with your likelihood of success with this treatment. These are the risks of shockwave lithotripsy. You may need a second procedure, such as a ureteroscopy, in order to clear all the stones. There is a 1 in 1,000 or 0.1% risk of serious bleeding. If this happens, you would need a blood transfusion. There is a 1 in 100 or 1% risk that you will need a second procedure, such as a stent or ureteroscopy. There is a 1 in 100 or 1% risk that after the procedure you will have severe pain that would require immediate medical attention. And there is a small risk that you will get sepsis, which is a serious infection. You can usually return to your normal activities 2 days after a shockwave lithotripsy procedure. Ureteroscopy is a surgical procedure in which a small instrument called a ureteroscope is inserted into the urethra, through the bladder, and into the ureter, the tube that connects the kidney to the bladder. The kidney stone is then broken up with a laser fiber into dust-sized particles, which will pass through the urinary tract, or into small pieces, which are removed with a basket. Ureteroscopy is an outpatient surgery, and you will go home the same day. For this procedure, you'll have general anesthesia, which means you will be asleep during the surgery. This procedure usually requires a stent.
A stent is a soft, hollow tube about 10 to 12 inches long and made of a flexible plastic material. The stent is placed in the ureter to hold it open. The stent is usually removed within 1 week after the ureteroscopy with a brief in-office procedure. For many patients, a stent can cause irritation of the bladder and ureter, which can cause these symptoms: cramping, discomfort and back pain when you urinate, blood in the urine, frequent urination, urinary urgency, and bladder pain. These symptoms can be managed with medication. The benefit of ureteroscopy is that there is no incision, and it can be used to treat kidney stones that won't break with shockwave lithotripsy. The success rate of this therapy depends on several factors, including the size and hardness of the stone and the patient's body type. Your doctor can provide you with your likelihood of success with this treatment. These are the risks of ureteroscopy. You may need a second procedure in order to remove all of the stones. There is a 1 in 1,000 or 0.1% risk of injury to the ureter that may require surgery to repair. There is a 1 in 100 or 1% risk of a minor injury that may require a stent for 2 to 3 weeks. And there is a small risk of sepsis, which is a serious infection. You can usually return to your normal activities 1 to 2 weeks after a ureteroscopy. A percutaneous nephrolithotomy is a surgical procedure. The surgeon makes a small incision about the size of a dime in your back and inserts a tube directly into your kidney. This allows us to break up and remove the stones. This procedure requires an overnight observation, and most patients will go home the next day. For this procedure, you will have general anesthesia, which means you will be asleep during the surgery. If you are on blood thinners, you must be able to stop taking them before this procedure. This procedure usually requires a stent. A stent is a soft, hollow tube about 10 to 12 inches long and made of a flexible plastic material. The stent is placed in the ureter to hold it open. The stent is usually removed within 1 week after the nephrolithotomy during a brief in-office procedure. For many patients, a stent can cause irritation of the bladder and ureter, which can cause these symptoms: cramping, discomfort and back pain when you urinate, blood in the urine, frequent urination, urinary urgency, and bladder pain. These symptoms can be managed with medication. The benefit of percutaneous nephrolithotomy is it has the highest success rate for kidney stone removal and can clear most kidney stones with 1 procedure. These are the risks of percutaneous nephrolithotomy. There are higher risks with a percutaneous nephrolithotomy than with any other procedures. There is a 1 in 100 or 1% risk of serious bleeding, for which you would need a blood transfusion. There is a 1 in 100 or 1% risk of fluid buildup around the lungs. If that happens, we would need to insert a needle or tube to drain the fluid. And there is a small risk of sepsis, which is a serious infection. You can usually return to your normal activities 1 to 2 weeks after a percutaneous nephrolithotomy. If you have any questions about kidney stone treatment options, please ask your caregivers. And thank you for choosing Cleveland Clinic for your care. So that's all about the treatment of kidney stones. जो आपकी बुक में दिया है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपने मेथड्स देख लिए। क्वेटा में ये ट्रीटमेंट्स बिल्कुल इजीली होते हैं, किडनी स्टोन रिमूवल। और रीनल फेलियर क्या है, उसका इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, डायलिसिस कैसे करते हैं, उसके टाइप्स, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल फ्राइडे है, I'll be announcing in the group also, तो कल क्लास 2 बजे स्टार्ट होगी। फ्राइडेज को बॉयज से मैं कहता हूँ कि वो 1 बजे जुमे की नमाज एकेडमी के करीब पढ़कर फिर 2 बजे तक क्लास के लिए आ जाया करें, तो 2 बजे कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी एंड इसी टाइम पे होगी 5:30। और वीकेंड हमारा ऑफ होता है, सैटरडे संडे। सिर्फ उस वीकेंड को आपको आना पड़ेगा, जिस वीकेंड हम टेस्ट रखेंगे, अदरवाइज सैटरडे संडे इज ऑफ। तो सी टुमारो एट 2 PM इंशाल्लाह।